जब मैं बच्चा था, गांव में एक नियम था कि रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। कहा जाता था कि गांव में भूखे भूत घूमते हैं। उस रात मेरे चाचा काला पड़ा चेहरा लेकर घर लौटे। वो घबरा कर बोले, बाबा, कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो इंसान नहीं है, वो भूत है। जैसे ही दादाजी की आवाज़ सुनाई दी, मुझे चलने की आवाज़ सुनाई दी। रात बहुत शांत थी। पैरों की आवाज़ बेहद डरावनी लग रही थी। मुझे कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी ही देर में भूखा भूत आंगन में घुसाया। दादाजी ने चाचा को जोर से मारा। मैं गुस्से में बोला, हरामखोर, 2 साल बाहर रहा और गांव का नियम भूल गया। अब देख, भूखा भूत तुझे पकड़ चुका है। इस बार तो तू गया। चाचा घबरा गया। अब मैं क्या करूं? चाचा कुछ पल के लिए सन्न रह गया। नशा थोड़ा उतर गया। वो डर गया। बाबा, अम्मा, कोई तरीका निकालो, मुझे बचा लो। अब जब डर लग रहा है तो पहले क्यों नहीं लौटा? रात में ही क्यों आया? मैं शहर से आया था। गांव के दोस्तों ने जबरदस्ती शराब पिला दी। नियम भूल गया। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। अम्मा, ये कौन सा वक्त है? अब भी गुस्सा कर रही हो? मैं गुस्सा नहीं हूं। जिसे भूखा भूत पकड़ ले वो जिंदा नहीं बचता। मैं भी तेरे बाप की उम्र की हूं। मैं क्या कर सकती हूं? अब बस मरने का इंतजार कर। बस बहुत हुआ। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात मानूंगा। आप क्या करोगे? बूढ़े, अभी क्या समय है? खाने का समय है। मुर्गा काटो और भेड़ तैयार रखो। पहले भूखे भूत का पेट भरो। इतने सालों में मैंने बस एक मुर्गा और एक भेड़ पाली है। कितने साल हो गए याद भी नहीं। दीवार पर चढ़ने लगी। दादाजी सन्न रह गए। उनकी आंखों में हल्की सी उदासी चमक उठी। उसने मरी हुई भेड़ की लाश को देखा। अच्छा हुआ मर गई, मेरा झंझट तो बच गया। गौजी, भेड़ को बाहर निकाल। चाचा घबराते हुए भेड़ खाने के अंदर घुस गया। उसने दोनों हाथों से भेड़ को पकड़ा और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। हरामखोर, मैंने बाहर निकालने को कहा है, घसीटने को नहीं। बाबू, ये बूढ़ी भेड़ कम से कम 300-400 किलो की है। मुझसे उठेगी ही नहीं। ऊपर से जानवर है, मैं इसे गले क्यों लगाऊं? कमीने, मैंने कहा था बाहर निकाल। अगर बात नहीं मानी तो शैतान तुझे खा जाएगा। जैसे ही चाचा ने शैतान शब्द सुना, वो बुरी तरह घबरा गया। ठीक है, मैं उठा लूंगा। इतना कहकर चाचा ने पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह बूढ़ी भेड़ को बाहर निकाल लाया। भेड़ को गले लगाए वो आंगन तक पहुंचा और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। दादाजी के हाथ में रसोई का चाकू था। वो भेड़ की लाश को देखते हुए बोले, बूढ़ी भेड़, जल्दी निपटा देता हूं ताकि तुझे कम सजा मिले। दादाजी ने चाकू चलाया। चमड़ी उतारने लगे। कुछ ही देर में भेड़ खून से लथपथ हो गई। बुढ़िया, मुर्गा निकाल लिया? जैसा तुमने कहा था। आधा घंटा लगा। गौजी, मटन को देगची में डाल, पका दे। वो आ रहा है, शैतान पास है। चाचा घबराकर मटन उठाने दौड़ा और उसे घर के अंदर पका दिया। बापू, मटन पकने में कितना समय लगेगा? जब तक 3 अगरबत्तियां पूरी तरह जल न जाएं। दादाजी की आवाज अभी गिरी ही थी कि मैंने ऊपर देखा। आंगन के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो लकड़ी की तरह दुबली थी। उसका चेहरा मौत की तरह सलेटी था। उसकी नजर सीधी आंगन के अंदर जमी हुई थी। कोई परवाह नहीं, इसकी बात मत सुन। वो तुम्हें मारना चाहता है।
अचानक मेरे चाचा की आंखें सुस्त हो गईं। वो मुड़े और रसोई की तरफ चल दिए। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी रही और डरावनी हंसी हंसने लगी। मैं घबरा गया। दादाजी दौड़कर चाचा के पास पहुंचे और उन्हें रोक लिया। गोजी, होश में आ, तू भूखे भूत के वश में है। भूखा भूत तुझे मारना चाहता है। लेकिन चाचा ने दादाजी की बात नहीं सुनी। उस मैंने क्या किया? चाचा को अभी अभी की किसी भी बात की कोई याद नहीं थी। दादाजी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। अब बताओ, हम क्या करें? ये भूखा भूत कई दशकों से गांव में है और अपने बेटे को ढूंढ रहा है। बस अगर हम उसके बेटे को ढूंढने में मदद कर दें तो ये सब खत्म हो जाएगा। बापू, बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है। इतनी रात में हम भूखे भूत के बेटे को कहाँ ढूंढेंगे? आज रात भूखा भूत दरवाजा खटखटाएगा। पहली बार वो श्याओपी को बुलाएगा और उससे अपने बेटे के कपड़े ढूंढने को कहेगा। दूसरी बार दादाजी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उन्हें रोक दिया। नहीं, श्याओपी सिर्फ 8 साल का है। मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगा। श्याओपी की जगह मैं चला जाऊंगा। नहीं, श्याओपी ही जाएगा। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। श्याओपी, डरना मत। बस जो मैं कह रहा हूँ उसे याद रखना। तब भूखा भूत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्या याद रखना है? थोड़ी देर बाद तो भूखे भूत को पीछे की पहाड़ी के खंडहरों तक ले जाना। वहाँ एक रोता हुआ कुआं है। उस कुएं के अंदर एक लाल कपड़ा है। आधे घंटे के अंदर तुझे वो कपड़ा लेकर वापस आना होगा। याद रखना, तुझे चाहे कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी दिखाई दे, भूखे भूत से एक शब्द भी मत बोलना। समझा? समझ गया बुजुर्ग। क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या हम दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठ सकते? नहीं, अगर हमने दरवाज़ा नहीं खोला तो भूखा भूत जबरदस्ती अंदर घुसाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दादाजी की बात खत्म होते ही मैंने घंटी की आवाज़ सुनी। दरवाजे के बाहर भूखे भूत की डरावनी आवाज़ गूंजी। आवाज़, मेरे बेटे के कपड़े गायब। मैं चाहता हूँ कि श्याओपी मेरे कपड़े ढूंढने में मेरी मदद करे। भूखे भूत की आवाज़ सुनते ही मेरी पीठ में ठंडक दौड़ गई। मैं अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। श्याओपी, डरना मत। जो मैंने अभी तुझे बताया है उसे याद रखना। ठीक है। मैंने पूरब वाले कमरे का दरवाज़ा खोला और खुद को बाहर धकेल दिया। जैसे ही मैंने सिर उठाया, मैंने उस बूढ़ी औरत का डरावना मुरझाया हुआ चेहरा देखा। मैं डर के मारे वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। श्याओपी, तू कितने साल का है? बूढ़ी औरत जानबूझकर मुझसे बात कर रही थी। मैं घबरा गया और जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मुझसे कोई आवाज़ ना निकल जाए। मैं जल्दी से ज़मीन से उठा और आंगन की ओर चल पड़ा। बूढ़ी औरत मेरे पीछे पीछे चलने लगी। श्याओपी, क्या तुझे पीछे की पहाड़ी का रास्ता पता है? मैंने अपने पैरों के नीचे रास्ते को देखा और अनसुना करने का नाटक किया। जब उसने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा तो बूढ़ी औरत ने अचानक अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मेरा दिल तेजी से घूमने लगा और पूरा शरीर कांपने लगा। मेरी पीठ पूरी तरह ठंडी पड़ गई। श्याओपी, पीछे की पहाड़ी यहाँ से कितनी दूर है? बस तू एक शब्द बोल दे तो मैं तुझे वापस जाने दूंगी। मैं खुद पीछे की पहाड़ी चली जाऊंगी। मुझे पता है, मेरा बेटा मर चुका है। गांव के लोग मुझसे छिपते हैं। मेरा बेटा लुआन जांगांग के सूखे कुएं में मर गया था। उसे मार दिया गया था और उसकी लाश भी गायब हो चुकी है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते कई दशकों से भटक रही हूँ। श्याओपी, क्या तू मुझे लुआन जांगा ले जा रहा है? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। रात बिल्कुल शांत थी। बूढ़ी औरत का रोना उस सन्नाटे में बेहद डरावना लग रहा था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जमीन की ओर घूरता रहा बिना कोई आवाज निकाले। मेरे बेटे को मार दिया गया। ये 9वीं बार है जब मैंने तुझे देखा है। क्या तू मुझे याद नहीं? मैंने बूढ़ी औरत की ओर कुछ सेकंड्स तक देखा। बूढ़ी औरत मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। क्या तुझे सच में याद नहीं? मैंने अनजाने में सिर हिला दिया। बूढ़ी औरत बहुत खुश दिखाई दी। श्याओपी, तू कितने साल का है? मुझे बता। मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। बूढ़ी महिला ने अपनी जेब से कुछ मिठाई निकाली। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद मैं वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं अंततः कब्रिस्तान की ढेरों पर पहुंचा। वहां बहुत सारे कब्र थे जिन पर कोई समाधि नहीं थी। ये बहुत उदासीन लग रहा था। मैंने ध्यान से चलना शुरू किया कब्रिस्तान की ढेरों पर, ताकि रोती हुई कुएं को ढूंढ सकूं।
मैंने चारों ओर ध्यान से देखा, वहां कोई रोती हुई कुएं नहीं थी, जैसा मेरे दादा ने बताया था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि रोती हुई कुएं बहुत बड़ी और स्पष्ट थी। ये कैसे नहीं हो सकता? श्याओपी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं इतना परेशान था कि बस बोलना ही चाहता था। मैंने देखा कि बूढ़ी महिला रोती हुई कुएं के पास खड़ी थी। वो मुझसे 7 या 8 मीटर दूर थी। बूढ़ी महिला का चेहरा चमकदार था और उसकी आंखें स्पष्ट थी। बूढ़ी महिला का चेहरा बहुत भयंकर था। वो मुझे घूर रही थी। मेरी पीठ पसीने से भीग गई। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं रोती हुई कुएं नहीं ढूंढ पाया। पता चला कि ये एक भूत था जो दीवार से टकरा रहा था। जब मैं रोती हुई कुएं की दिशा में चलना चाहता था, मैंने जंगल में हलचल सुनी। जो दाफू जंगल से बाहर आया। उसने कमर पकड़ ली और कहा, ओह, मेरी पुरानी कमर लगभग टूट ही गई। जो दाफू ने मुझे देखा, वो भ्रमित हो गया और पूछा, श्याओपी, इतनी रात क्यों कब्रिस्तान की ढेरों पर आए? तुम्हारे दादा कहाँ हैं? मैं डर के मारे सिर हिला दिया। जब उसने देखा कि मैं नहीं बोल रहा, जो दाफू ने फिर से बूढ़ी महिला को देखा। ये महिला, मुझे लगता है कि आप परिचित लगती हैं। आप कब्रिस्तान के ढेरों पर क्यों आई? बूढ़ी महिला मुस्कुराई। जो दाफू की आंखों में देखकर वो लालची लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान को खाने वाली हो। जो दाफू ने भी ध्यान दिया कि बूढ़ी महिला में कुछ गड़बड़ है। वो घबराकर पहाड़ से नीचे दौड़ा। बूढ़ी महिला का चेहरा अजीब तरह की मुस्कान दिखा रहा था। वो धीरे धीरे पहाड़ से नीचे चली। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो दाफू का पीछा कर रही हो। मैं इतना डर गया था कि मेरी पीठ पसीने से भीग गई। मैं रोते हुई कुएं के किनारे जल्दी गया। रोती हुई कुएं पीली मिट्टी से भरी हुई थी। वास्तव में वहां पीली मिट्टी पर एक लाल पोशाक थी। मैंने अपने कपड़े उतारे। मैंने नजदीक से देखा। पता चला कि वो एक लाल जैकेट थी। मैंने वो जैकेट उठाई और जल्दी से पहाड़ से नीचे गया। पूरी तरह से बूढ़ी महिला मेरे पीछे नहीं थी, लेकिन जब मैं गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, तब भी मैं बूढ़ी महिला से मिला। बूढ़ी महिला का मुंह खून से भरा था। जो दाफू के खून से सने कपड़े जमीन पर थे। अचानक बूढ़ी महिला ने मेरा रास्ता रोक दिया। स्पष्ट था कि वो खुश नहीं थी। उसने खराश भरे स्वर में कहा, श्याओपी, जब तक तुम मुझे कपड़े नहीं दोगे, मैं तुम्हें घर जाने दूंगी। अगर तुम इसे नहीं दोगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं इतना डर गया कि जल्दी घर भागा। जब मैं घर पहुंचा, मैं जोर से गिर पड़ा। भूत, वहां एक भूखा भूत लगभग मुझे खा ही गया। मैं जल्दी में उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। मैंने चिंतित चेहरे के साथ कहा, श्याओपी, मत रो, सब ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए? भूखा भूत अभी भी आंगन में है। भूखा भूत जल्द ही दूसरे दरवाजे पर दस्तक देगा। इस बार वो मेरे पास आएगा। मुझसे कहेगा कि उसके बेटे के लिए एक स्मारक तख्ता बनाओ। क्या भूखे भूत का बेटा मर चुका है? भूखे भूत का बेटा नहीं मरा है। वो हमसे झूठ बोल रहा है। वो चाहता है कि उसका बेटा हम सबको खा जाए। पिताजी, भूखे भूत का बेटा कहाँ है? क्या वो भी आंगन में है? मैंने भी अपने चाचा को देखा। वो जटिल भाव में था। यहाँ नहीं तो वो कहाँ है? मैंने भी आंखें बंद कर ली। मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैंने अपने चाचा को देखा, तब भी मैं नहीं बोला। मेरे चाचा घबरा रहे थे। वो डर गए। एक भूखा भूत ही डरावना है। अगर और एक हो तो जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे चाचा की आवाज अभी गिरी। दरवाजे के बाहर दस्तक की आवाज थी। हो सिंह, कृपया मेरे बेटे के लिए स्मारक तख्ता बनाओ। मैं नहीं चाहता कि वो अकेला भूत बन जाए। बूढ़े आदमी, जानवर के डॉक्टर को हटा दो। कोई भी जानवर के डॉक्टर को नहीं छू सकता। मेरे लौटने का इंतजार करो। बूढ़े आदमी, चिंता मत करो। बाहर जाते समय सावधान रहना। मैंने भी गोदाम से लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला। मैंने एक तेज चाकू भी निकाला। मेरे चाचा ने चाकू का इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए किया। बूढ़ी महिला मेरे चाचा के पास खड़ी थी। बूढ़ी औरत मेरे चाचा के पास खड़ी थी। बेटा, मेरा गरीब बेटा, उसे मार दिया गया। होशेंग, कृपया मुझे बताओ कि मेरे बेटे को किसने मारा? मुझे पता है, तुमने ये सब देखा था। बूढ़ी औरत की सिसकियां सुनने में बहुत डरावनी लग रही थी। मेरे चाचा का चेहरा बदसूरत हो गया। उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ी काटनी शुरू की। थोड़ी ही देर में लकड़ी एक तख्ती के आकार में कट गई। उस पर एक नाम की कमी थी। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? चाचा की आवाज अभी गिरी ही थी। अचानक बूढ़ी औरत उदास हो गई। वो लगभग 10 साल बूढ़ी लग रही थी। मेरा बेटा मारा गया। मेरे बेटे को किसने मारा? जल्दी बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, तो मैं ये तख्ती तोड़ दूंगा। मैंने भी तख्ती को ऊपर उठा लिया। तख्ती जमीन पर गिरने ही वाली थी। बूढ़ी औरत ने आंखें खोल दी। उसने घबरा कर कहा, मत गिराओ। क्या मैं तुम्हें बता नहीं सकती? उसका नाम लियू गौदान है। वो चंद्र नववर्ष के पहले दिन पैदा हुआ था। बूढ़ी औरत के बेटे का नाम मेरे चाचा के नाम से बस एक अक्षर कम था। ये बहुत अजीब था। मैंने भी चाकू लिया और तख्ती पर नाम उकेर दिया। जल्द ही तख्ती तैयार हो गई। तख्ती बूढ़ी औरत को देने के बाद मैं पश्चिमी कमरे में चला गया। पश्चिमी कमरा अंधेरा था। वहां कोई रोशनी नहीं थी। कुत्ते, तुम्हारे पिता पश्चिमी कमरे में क्यों गए? वो वहां क्या कर रहे हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मेरे चाचा की आवाज अभी गिरी ही थी, तभी मैंने पश्चिमी कमरे से एक काला ताबूत बाहर धकेल दिया। वो ताबूत बहुत बड़ा था। उस पर लगी काली पेंट चमक रही थी। ये बहुत अजीब था। ये क्या हो रहा है? हमारे पश्चिमी कमरे में ताबूत कब से है? मुझे भी नहीं पता। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने ताबूत भी खोल दिया। बूढ़ी औरत मेरे दादा के पास चली गई। वो रोते हुए बोली, मेरा बेटा मर चुका है। उसकी तो लाश तक नहीं है। इतना बड़ा ताबूत अंदर से खाली है। क्या मैं इस बड़े काले ताबूत को भर सकती हूँ? जब बूढ़ी औरत ने यह कहा, उसकी आंखों में चालाकी की चमक आ गई। रुको। इतना कहने के बाद मेरे दादा पूर्वी कमरे की ओर चले गए। बूढ़ी औरत भी उनके पीछे पीछे गई। मेरे लिए रुको, पहले मत जाओ। कृपया मुझे बताओ, मेरे बेटे को किसने मारा? मेरे दादा का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बूढ़ी औरत की आवाज सुनी ही नहीं। वो सीधे पूर्वी कमरे में चले गए। अचानक बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी हंसी हंसी। 146 जिन और 3 लियांग। 1 लियांग ज्यादा हुआ या 1 लियांग कम हुआ तो मैं घर में घुसकर तुम सबको मार